के इस वीडियो में हमें 12 के पाठ का 5वां पॉइंट, जिसकी हेडिंग है जल संरक्षण एवं प्रबंधन, यानी कि हम पानी को किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं और कौन कौन सी तकनीकें हमें काम में लेनी है बचाने के लिए, उस प्रबंधन में हमको ये बताया गया है। इसके बारे में समझेंगे। इसमें लिखा है, जल ही जीवन है हमारी पृथ्वी की सतह पर। देखिए ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको यहां से अंडरलाइन कर लीजिएगा। हमारी पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह का 70% भाग जलमग्न है, यानी कि हमारी पूरी पृथ्वी पर 70% तो पानी है और 30% भूमि है, स्थल है। ठीक है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। परंतु यानी कि इस जल का 2.5% भाग ही मानव के लिए या मानव के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। यानी कि ये जो पूरा जल है, इस जल का सिर्फ 2.5% भाग ही हमारे लिए पीने के योग्य है। इतना कम प्रतिशत मनुष्य द्वारा काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण जल का 97.5%, जो बाकी बच गया ना 2.5 तो ये हो गया, और 97.5 ये हो गया। ठीक है, तो जैसे कुल जल जो है वो 100% है, उसमें से 2.5% तो, प्रतिशत का मतलब होता है 100 के ऊपर। ठीक है ना, 100 में से 2.5 तो है पीने योग्य, मनुष्य के लिए उपयोगी, और 97.5% जो जल है वो अलवणीय होने के कारण अनुपयोगी है। यानी कि ये यहां पर थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग है, ये लवणीय जल आएगा। ठीक है ना, लवणीय होने के कारण, लवणीय मतलब खारा पानी होने के कारण। ठीक, यानी कि पीने योग्य पानी जो है वो 2.5% ही है मनुष्य के लिए, बाकी खारा पानी है, लवणीय है। ठीक, तो यहाँ इसको आप अगर बुक में लवणीय लिखा तो उसको काट करके आप लवणीय कर लीजिए, ए को काट दीजिएगा। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वहां मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ क्या अंडरलाइन करना है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बढ़ती जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से आज मनुष्य के सामने कई समस्या उत्पन्न हुई हैं। जैसे प्रदूषण हुआ है, ठीक है, जनसंख्या बढ़ने से वनों की कटाई हुई है, तो उसमें भी एक जल का संकट है। इसमें से जल संकट एक महत्वपूर्ण समस्या बनकर प्रकट हुई है। पानी की समस्या भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि अभी जो अपन पानी पीते हैं, काम में लेते हैं, आगे निकट भविष्य में उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो पीने योग्य नहीं रहेगा। इसका कारण जल स्रोतों का प्रदूषण। पहला कारण तो ये है कि भाई जल के ऊपर संकट क्यों आ रहा है, जल संकट पैदा क्यों हो रहा है, क्योंकि जल स्रोत है, जहां से जल स्रोत मतलब जहां से पानी निकलता है, जहां से पानी प्राप्त होता है, जैसे किसी नदी से, झील से, कुएं से। ठीक है, तो वो जल स्रोत है, उनका प्रदूषण होता है, उसके बाद में वो पानी पीने योग्य नहीं रहता। भूजल का अति दोहन, भूजल यानी कि जो कुएं से पानी निकलता है, ट्यूबवेल से या भूमि के अंदर से पानी निकालते हैं अपन, ठीक है ना, हैंडपंप से, वो भूजल है उसका अति दोहन। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उन्होंने दिन रात पानी को है वो उसको बाहर निकाला है और उसका बहुत ज्यादा दोहन किया है। दोहन का लोग काम में लेना, और अति दोहन में बहुत ज्यादा काम में लिया उन्होंने। जल की आर्थिक मांग, जल की मांग भी बहुत ज्यादा है। मानसून की अनिश्चितता, यानी कि हमारे भारत में मानसून की निश्चितता भी नहीं है, कभी मानसून कमजोर होता है तो कभी मानसून जो है मध्यम होता है, कभी जल्दी आ जाता है तो कभी देर से आता है। ठीक है, तो मानसून की अनिश्चितता भी है। तथा पारंपरिक स्रोतों की उपेक्षा, पारंपरिक स्रोतों में जो पुराने स्रोत हैं, जैसे कुआं है, बावड़ी है, तालाब है, उनकी उपेक्षा, उपेक्षा मतलब उनको काम में नहीं लिया जा रहा। ठीक है, उनको दरकिनार किया जा रहा है एक प्रकार से। तो ये सब कारण है अपने जल संकट के लिए। आगे लिखा है, जल अभाव की समस्या ने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तनाव स्तर पर तनाव पैदा कर दिया है, यानी कि तनाव मतलब टेंशन। ठीक है, पानी अगर नहीं रहेगा तो मनुष्य इस बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है कि आगे आने वाली पीढ़ियां है वो कैसे पानी पिएंगी, कैसे पानी से अपने कपड़े वगैरह है, ठीक है, नहाना धोना कैसे होगा। भारत में लगभग सभी नदियों के जल के बंटवारे को लेकर पड़ोसी राज्यों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। कुछ राज्य कहते हैं कि नदी हमारे राज्य की है, कुछ राज्य कहते हैं कि नहीं, इसका पानी दूसरे राज्य में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर भी नदियों के बंटवारे के ऊपर, जल के बंटवारे के ऊपर तनाव बना हुआ है। अतः जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन आज की सबसे बड़ी मांग है। तो इसलिए हमें जल का सुरक्षित, जल की सुरक्षा करना, जल को बचाना यानी कि संरक्षण, और प्रबंधन यानी कि उसका एक निश्चित मैनेजमेंट बनाया जाए कि किस प्रकार से हमें किस तरीके से इसको बचाना है, जल को सुरक्षित रखना है।
तो उसकी बड़ी मांग है। जल संरक्षण प्रबंधन के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं? ये 3 पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है जल की उपलब्धता बनाए रखना, यानी कि जो पानी है पृथ्वी पर उसकी उपलब्धता को बराबर बनाए रखना। ठीक है, ये तो हुआ पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है जल को प्रदूषित होने से बचाना। यदि हम जल के प्रदूषण को बचा लेंगे तो वो भी एक प्रकार से हमारे लिए जल का संरक्षण ही है, क्योंकि दूषित जल, गंदा जल पीने योग्य नहीं रहता है। और तीसरा पॉइंट है सदूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनर्चक्रण करना। अगर पानी गंदा भी हो गया है तो हमें वो तरीके अपनाने चाहिए जिससे उसका पुनर्चक्रण हो जाए, उसका दोबारा उसको पीने योग्य बनाया जा सके। ठीक है, उसका पुनर्चक्रण किया जा सके। तो ये 3 पॉइंट हैं जो कि बहुत जरूरी है जल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए। और अब इसकी बात कर रहा है कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन के उपाय, कि हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो उपाय बता रहा है जल एक चक्रीय संसाधन है। चक्रीय मतलब साइक्लिक, साइक्लिक मतलब जैसे मान लीजिए पानी है, वो भाप बन के ऊपर उड़ा, वापस बादल बन के नीचे आ गया, तो एक प्रकार से ये एक साइकिल चलता रहता है इसका। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर प्रदूषित जल है तो उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, दोबारा पीने योग्य बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का यहाँ पर अपन जल को रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइकिल होने से क्या हो जाएगा, दोबारा काम में आ जाएगा अपने वो। तो जल एक प्रकार का चक्रीय संसाधन है। यदि इसका युक्त उपयोग किया जाए तो इसकी कमी नहीं होगी, यानी कि अगर इसको ठीक प्रकार से अपन काम में लेंगे तो इसका संकट नहीं आएगा। जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। जल संरक्षण है तो निम्नलिखित उपाय, तो आपको यहाँ से ड्राइन करना है कि जल को बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। जल की सुरक्षा या संरक्षण के लिए, बचाव के लिए हमें क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 या 3 नंबर का, तो हमें ये सारे पॉइंट पढ़ने हैं। सातों ये पॉइंट जो है, ये सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है इसमें यहाँ पर। ठीक है, ये 8 पॉइंट दिए गए हैं, तो 8 पॉइंट अपन एक एक को देखते हैं। पहला है जल को बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित कर उसका समुचित नियोजन किया जाना चाहिए। यानी कि पानी को बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित करना चाहिए। उससे क्या होगा, लोगों की इसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी, इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, इसका महत्व समझेंगे। ठीक है, दूसरा है वर्षा जल संग्रहण विधियों द्वारा, वर्षा जल यानी कि बरसात का पानी, बरसात का जो पानी है उसका संग्रहण, उसको कैसे स्टोर किया जाए। पानी बरसात का पानी है, छत का जो पानी बारिश होती है तो छत का, घरों का जो पानी है वो बेकार में यूं ही नाले में बह जाता है, तो उसका भी हमें संग्रहण करना चाहिए। घर में टैंक बनाकर उसको स्टोर करना चाहिए। जैसे आपकी स्कूलों में भी होगा, अमूमन स्कूलों में मिल जाएगा अपने वाटर जो टैंक, पानी का टैंक जिसमें बरसात होती है तो उसका पानी उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, उसे अपन काम में ले सकते हैं, पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। अगर अपनी छत साफ है बिल्कुल तो पीने योग्य भी काम में आ सकता है। ठीक, तो ये बता रहा है वर्षा जल संग्रहण विधियों द्वारा जल का संग्रहण किया जाना चाहिए। तो वर्षा जल जो है उसका संग्रहण, इसको बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा उपाय, घरेलू उपाय में जल की बर्बादी को रोका जाना चाहिए। देखिए कई व्यक्ति क्या होते हैं, कई घरों में आपने देखा होगा कि पानी यूं ही बहता रहता है नाली के अंदर। जो घर में जो नलों में पानी आता है अपने गांव में या शहर में, तो वो जितना पानी उनको अपने काम में लेना है उतना तो वो टंकी वगैरह है, घड़े हैं, उनको भर लेते हैं। उसके बाद में वो यूं ही वेस्टेज करते रहते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने कोई लॉन लगा लिया, दूब घास है तो उसमें पानी बिखेरते रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अनावश्यक है। ठीक है, अगर जितनी आवश्यकता है होता तो पौधों को आप पिलाइए दीजिएगा, लेकिन उसके बाद में वो उसकी बर्बादी करते हैं, जल की बर्बादी। ठीक है, जैसे नहाने से अगर अपना एक बाल्टी से काम चल जाता है तो कई जो है वो 2 या 3 बाल्टी जो है वो उसमें वेस्टेज कर देते हैं। चौथा पॉइंट है भूजल का अति दोहन नहीं किया जाना चाहिए। भूजल यानी कि जो भूमि के अंदर का जल है, जिसको अपन ट्यूबवेल से, ठीक है, यानी कि कुएं से, मिट्टी के अंदर से जो जल निकालते हैं, ठीक, तो जिसमें अपन मोटर लगाते हैं उसको सबमर्सिबल कहते हैं, तो वो जो पानी आता है उसका ज्यादा दोहन नहीं करना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो मोटर जहां लगी हुई है पानी की, वो कुएं का पानी निकाल रही है अंदर से, भूमि का पानी ऊपर आ रहा है और ऊपर बरसात हो रही है, फिर भी फव्वारे चला रखे हैं। ठीक है, वो तो अति दोहन है भाई। अपनी जमीन का जो पानी है वो बेकार जा रहा है उस समय, क्योंकि ऊपर बारिश हो रही है तो वहां फसल को पानी की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता नहीं है। पांचवा पॉइंट है जल को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए। जल प्रदूषण को जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है, वो इसको प्रदूषित ज्यादा करती हैं। और जल को पुनर्चक्रित कर काम में ले जाना चाहिए दोबारा, यानी कि पानी को है अपन अगर प्रदूषित हो भी गया है तो अपने इस प्रकार से आजकल बड़े बड़े शहरों के अंदर तो ये बनने शुरू हो गए हैं कि पानी को दोबारा काम में ले सकते हैं अपन। ठीक है, और सातवां पॉइंट है कि बाढ़ नियंत्रण एवं जल के समुचित उपयोग के लिए नदियों को परस्पर जोड़ना चाहिए। देखो कई नदियां ऐसी होती हैं जो बरसात होने पर ही आती हैं, कुछ नदियों में वर्ष भर पानी बहता है। ठीक है,
तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ नदियों के अंदर जल का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसे अपन बाढ़ कहते हैं, यानी कि वो पानी जो है, नदी का पानी, वो आसपास के गाँव में, ठीक है, वहां फैल जाता है, तो वो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो उस समय अपन क्या कर सकते हैं कि उस नदी का पानी जिसमें बाढ़ आ गई है, जो कि तेज उफान पर है, उसका पानी अपन किसी नजदीक की दूसरी नदी से अपन उसको जोड़ दें, ठीक है, तो उसका पानी दूसरी नदी में चला जाएगा और उससे वो बाढ़ का नियंत्रण भी हो जाएगा। और 8वां पॉइंट है सिंचाई फव्वारा विधि या टपकन, यानी कि बूंद बूंद विधि, जिसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं, उससे करनी चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, फसल को जितना अपन को पानी की आवश्यकता है उतना ही उसको मिलेगा, वो बेकार नहीं जाएगा। इस दिशा में पहला कदम है समाकलित जल संभर प्रबंधन द्वारा जल संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन। दूसरा कदम है वर्षा जल संग्रहण। देखो, यानी कि जल को बचाने के लिए दो कदम उठाए गए हैं। एक तो है समाकलित जल संभर प्रबंधन, ठीक है, और दूसरा जो है वो है वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण, ठीक है। तो यहां पर देखो, पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा, समाकलित जल संभर प्रबंधन जो है, इसके बारे में डिटेल से दिया गया, थोड़ा सा इसको देखते हैं, ठीक। तो देखिए क्या होता है समाकलित जल संभर प्रबंधन, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा नीचे आएगी, उस पर अपन समझ लेंगे। जहां मैं आपको बताऊं अंडरलाइन करना, वहां से आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जल संभर प्रबंधन में किसी विशेष क्षेत्र की भूमि व जल प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी तकनीकों का सम्मिलित प्रयोग होता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, ये इसकी परिभाषा एक प्रकार से। यानी कि जल संभर प्रबंधन में ये होता है कि किसी क्षेत्र में, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में भी कोई जिला है, ठीक है, तो वहां की जो भूमि है और जो पानी है, भूमि व जल प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी तकनीकों का सम्मिलित, यानी कि वहां भूमि को बचाने के लिए या भूमि के प्रबंधन के लिए या जल के प्रबंधन के लिए, अपन बात कर रहे हैं मुख्य रूप से जल की, है ना, तो यहाँ अपन जल को ज्यादा काम मिलेंगे कि इस पत्ती में क्या होता है, किसी क्षेत्र, देखो किसी क्षेत्र में, ठीक है, जल प्रबंधन के लिए कृषि यानी कि खेती, वानिकी यानी कि पेड़ पौधे, जो बड़े बड़े बागान होते हैं, ठीक है, और तकनीकी का सम्मिलित प्रयोग, और तकनीक काम ली जाती है, जैसे ड्रिप सिस्टम की तकनीक काम ले रहे हैं सिंचाई के लिए, ठीक है, तो तकनीक का सम्मिलित प्रयोग होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, समाकलित जल संभर प्रबंधन कहते हैं। क्लियर। जल संभर एक ऐसा क्षेत्र है जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। यह एक भू आकृति इकाई है, सहायक नदी का बेसिन, जिसका उपयोग सुविधा अनुसार छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों में सम्मिलित विकास के लिए किया जा सकता है। ये भी छोटो कोई खास बात नहीं है, उसके आगे अपन देखेंगे। जल संभर प्रबंधन समग्र विकास की सोच है, ठीक है। इसमें मिट्टी है, आर्द्रता का संरक्षण है, बाढ़ का नियंत्रण है, जल संग्रहण है, वृक्षारोपण है, उद्यान चारागाह विकास, सामाजिक वानिकी आदि कार्यक्रम शामिल है। भारत में, ये इंपोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, भारत में जल संभर विकास कार्यक्रम कृषि, ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण वन मंत्रालय के सहयोग से संचालित है। यानी कि भारत में जल संभर विकास कार्यक्रम जो है वो कौन चला रहा है, कृषि, ग्रामीण विकास और पर्यावरण वन मंत्रालय, इनके सहयोग से भारत में जल संभर विकास कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। तो यहां अपन ने बात की जल संभर प्रबंधन के बारे में। और अब अगला पॉइंट अपन देखेंगे वर्षा जल संग्रहण। देखो, दो चीजें मैंने बताई थी आपको, एक तो पहला तो कदम क्या है, समाकलित जल संभर प्रबंधन, और दूसरा क्या है, दूसरा कदम है वर्षा जल संग्रहण। तो हम दूसरे की बात करेंगे, और दूसरा पॉइंट काफी बड़ा है, वर्षा जल के संग्रहण के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए वो इसमें बताए गए हैं। तो यहाँ देखिए अपन, वर्षा जल संग्रहण यानी कि बरसात का जो पानी है उसको किस प्रकार से संग्रहित किया जाना चाहिए। वर्षा जल संग्रहण भू जल पुनर्चक्रण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। यानी कि जो भूमि का पानी है, मिट्टी के अंदर का पानी है, वो धीरे धीरे उसका स्तर कम होता जा रहा है, क्योंकि पहले जैसे 200 फीट की गहराई पर कुएं का पानी था, अब वो 300-400 पर भी हो चुका है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी आता ही नहीं है, चाहे कितना ही आप ट्यूबवेल यहाँ बोरिंग करवा लो आप, ठीक है। तो वहां अपन क्या करते हैं कि उस क्षेत्र के अंदर अगर वर्षा के जल को अपन संग्रहित करेंगे, तो बरसात का पानी जो है नीचे वापस भूमि के अंदर चला जाएगा नीचे, और उससे जो उस क्षेत्र में पानी की कमी हो गई थी, जहां पानी बहुत ज्यादा गहराई पे जा चुका है, तो वो वापस उसका स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसका लेवल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बता रहा है कि वर्षा जल जो संग्रहण है वो भूजल पुनर्भरण, पुनर्भरण उसको दोबारा भरना, ठीक है। भूमि के अंदर जल वापस अंदर चला जाता है, तो उसे अपन पुनर्भरण कहते हैं, का एक महत्वपूर्ण उपाय है। राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां अधिकतर सूखा, यानी सूखा पड़ता है, बारिश कम होती है, तथा अकाल, अकाल का मतलब जिसमें बरसात भी कम होती है और फसल भी नहीं होती है, ठीक है, पशुओं के लिए चारा भी नहीं होता है, तो वो सब अकाल की स्थिति बन जाती है। वर्षा जल संग्रहण प्राथमिक
आवश्यकता है। यानी कि पानी, बरसात का जो पानी है वो सबसे पहले हमें बिल्कुल प्राथमिक उपाय है इसको बचाने के लिए, भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए। प्राचीन काल से ही देश में वर्षा जल संग्रहण की परंपरा रही है। जैसे प्राचीन काल से आपने अपने आसपास गांव में, खेतों में कहीं देखे होंगे आपने, शहरों में, कि उनके आसपास ताल तलिया बने होते हैं, जोहड़ होता है, टांका होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है। ये बहुत सारे उपाय हैं। तो अपने राजस्थान के लिए अपन देखेंगे कि राजस्थान में जल संचयन की निम्नलिखित स्वदेशी पत्तियां, जो अपने देश की पत्ती हैं और कई वर्षों से चलती आ रही हैं, उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि एग्जाम में आ जाएगा, खड़िन क्या है। ठीक है, खड़िन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले अपन खड़िन के बारे में समझेंगे। खड़िन मिट्टी का बना अस्थायी तालाब होता है। देखो, मिट्टी का बना होता है और अस्थायी तालाब होता है। अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि इसका पानी जो है वो जल्दी ही सूख जाता है, थोड़ा सा इसकी गहराई कम होती है। ठीक है, तो इसलिए अस्थायी तालाब है। स्थायी तालाब में तो क्या होगा, पानी पूरे वर्ष भर तक जमा रहेगा। ठीक, और ये मिट्टी का बना होता है, इसलिए ये क्या हो गया, अस्थायी हो गया। और बाकी जो चूने के तालाब होते हैं, चूने से बने होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर नीचे चारों तरफ दीवारें बनी होती हैं चूने की, प्राचीन तालाब आपने देखे होंगे। तो ये अस्थायी तालाब है, मिट्टी का बना होता है, जिसे किसी ढाल वाली भूमि के नीचे निर्मित करते हैं। यानी कि ढाल वाली भूमि, क्योंकि ढाल होगा तो पानी जो है बरसात का बह करके उसमें आ जाएगा। ठीक है, और इसके दो तरफ मिट्टी की दीवार, जिसको दोहरा कहते हैं, और तीसरी तरफ पत्थर की मजबूत दीवार होती है। देखिए यहाँ आपको डायग्राम में समझ में आएगा। देखो इधर तो क्या है, इधर थोड़ी ऊंचाई होती है इधर, ठीक है, और ऊंचाई का पानी जो है इधर जाएगा। ठीक, तो इधर मिट्टी की दीवार है और इधर भी मिट्टी की दीवार है, परंतु यहाँ एक दीवार पत्थर की बनी होती है। ठीक, और ये पानी जो है पूरा पूरा यहाँ स्टोर हो जाएगा, और जब ये पूरा भर जाएगा, यहाँ तक पानी आ जाएगा, बारिश ज्यादा होगी तो इसका ये पानी आगे वाले जो है खड़ीन में चला जाएगा। आगे भी एक खड़ीन बनी होती है ऐसे ही। ठीक है, तो इस प्रकार से खेतों में खड़ीन बनी होती है, और ये इसमें खेती भी की जाती है। कब? जब ये पानी, जब इसमें से लगभग पानी सूख जाएगा, तो उस समय, क्योंकि ये अस्थायी तालाब है, जल्दी पानी सूख जाता है, तो उसके बाद में इसमें खेती कर सकते हैं, और खेती की भी जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ढाल वाली भूमि के नीचे निर्मित करते हैं। इसके दो तरफ मिट्टी की दीवार होती है, इधर और इधर मिट्टी की दीवार है। ठीक है, तीसरी तरफ पत्थर की मजबूत दीवार होती है, पत्थर की दीवार आप देख पा रहे हो। और पानी की मात्रा अधिक होने पर खड़ीन भर जाता है, भर जाएगा, और पानी अगली खड़ीन में चला जाएगा। इसके आगे जो इधर और खड़ीन है, दूसरा और बना हुआ है, दूसरे का खेत किसी का, वहां चला जाएगा। ठीक है, जब खड़ीन का पानी सूख जाता है तो उसमें कृषि की जाती है, उस वहां खेती कर सकते हैं। तो ये एक, तो ये तरीका है बरसात के पानी को काम में लेने का। दूसरा है तालाब। तालाब यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हो। ठीक, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की प्राचीन पत्तियों में तालाब प्रमुख है। ये पुरुषों तथा स्त्रियों के नहाने हेतु अलग अलग बने होते थे। गांवों के अंदर पहले तालाब का ही पानी काम में लिया जाता था, बहुत पुराने समय में। तो गांव के अंदर 2 या 3 तालाब भी होते थे। ठीक है, और मुख्य रूप से गांव वहीं बसते थे जहां पर जल स्रोत होता था। ठीक, लोग वहीं आकर के रुकते थे, जो जहां पर उनको पीने के लिए पानी मिलता हो। तो नहाने धोने के लिए, पशुओं के पिलाने के लिए अलग अलग तालाब हुआ करते थे। और तालाब की तलहटी पर कुआं बना होता था, जिसे बेरी कहते हैं। यानी कि तालाब की जो तलहटी है, तल है नीचे, उसमें वहां एक कुआं बना होता था, और जिसको क्या कहते थे, बेरी कहते थे। ठीक है, उसको अभी भी बेरी कहते हैं, अभी भी कुछ स्थानों पर है ये। ठीक है, जिसको, और जल संचयन की यह प्राचीन विधि आज भी अपना महत्व रखती है तथा भूमि जल स्तर बढ़ाने का एक वैज्ञानिक आधार है। जब बरसात होगी तो क्या होगा, वो कुएं के अंदर पानी बना रहेगा। ठीक है, और पानी, बरसात का पानी वापस कुएं के माध्यम से नीचे भूमि के अंदर चला जाएगा, जिससे जल स्तर बढ़ता है। जल स्तर मतलब पानी का स्तर जो है वो ऊपर आता है। तालाब का फोटो आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से अपन अब बात करेंगे झील की। झील, राजस्थान में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में अपने आप बनी है, और कृत्रिम जिसको मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा झीलों की नगरी उदयपुर, उसमें बहुत सारी झीलें हैं। ठीक, और झीलें वर्षा जल संग्रहण की अति प्राचीन पत्तियां हैं। राजा महाराजाओं के समय बहुत सारी झीलों का, कृत्रिम झीलों का निर्माण हुआ है। झीलों से रिसने वाला पानी इस के नीचे स्थित जल स्रोतों, जैसे कुएं हैं, बावड़ी है, कुंड आदि का जल स्तर बढ़ाने में सहायक होता है। यानी कि जब ये झील का पानी नीचे मिट्टी के अंदर चला जाएगा, तो उससे क्या होगा, कुएं का जो, उसके आसपास जो कुएं बने हुए हैं, तो उन कुएं का जो पानी, जैसे मान लीजिए यहाँ तक था, बहुत गहराई पर है, तो उसका पानी जो है, ये नीचे का पानी इसके लेवल को बढ़ा देगा, यानी कि स्तर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो जल स्तर को बढ़ाने में बहुत अधिक कारगर है। जैसे आप यहाँ फोटो देख रहे हैं, जो राजस्थान की एक झील है, जिसका नाम है कायलाना झील। कायलाना झील कहाँ है? जोधपुर में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है
केकाराना झील कहाँ स्थित है, तो आपने यहाँ इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक जीके का प्रश्न भी है और अपने यहाँ विज्ञान में भी आ रहा है। अगला है बावड़ी। देखो बावड़ी क्या होती है, राजस्थान में बावड़ियां का एक अपना स्थान है। ये जल संचयन की पुरानी तकनीक है। बावड़ी में उतरने हेतु सीढ़ियां एवं तिबारे बने होते थे, ये कलाकृतियों से संपन्न होती थी, यानी कि इसमें तरह तरह की कलाकारी की गई होती थी। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो, ये पानी इसमें है, ठीक है, एक प्रकार से ये कुआं ही है और लंबा बड़ा चौड़ा कुआं होता है और इसके अंदर क्या उतरने के लिए यहाँ सीढ़ियां, ऊपर से आदमी नीचे आता है, ठीक है, सीढ़ियों से आता आता और यहाँ अंदर पहुंचकर अपनी पानी को काम में ले सकता है पीने के लिए, ठीक है, या किसी मटकी या मटके के अंदर किसी बर्तन में वापस ऊपर लेके भी जा सकता है। तो ये बावड़ियां थी। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग कलाकारी आपने देख रहे हो कि सीढ़ियां बनी होती हैं, कई बहुत सारी सुंदर सुंदर बावड़ी हैं। जैसे दौसा जिले में चांद बावड़ी है, काफी प्रसिद्ध बावड़ी है, ठीक है। तो ये बावड़ियां भी जल संरक्षण के लिए बनाई गई हैं। और अगला है टोबा। तो टोबा क्या होता है कि थार के रेगिस्तान में, मुख्य रूप से जैसलमेर है, बाड़मेर है, ठीक है, जोधपुर है उस क्षेत्र में, थार के रेगिस्तान में टोबा जल संग्रहण का प्रमुख पारंपरिक स्रोत है। पारंपरिक यानी पुराने जमाने से इसको काम लेते रहे। यह नाड़ी के आकार का होता है किंतु नाड़ी से गहरा होता है। देखो एक नाड़ी होता है वो भी ऐसा ही होता है, डोबा जैसा ही होता है, लेकिन इसमें ये क्या होता है, ये नाड़ी की गहराई कम होती है अंदर जो है ना इसमें, और जब नाड़ी की गहराई कम होती है, ठीक है, परंतु ये नाड़ी से अधिक गहरा होता है। टोबा गहरा होता है, जब जिसकी गहराई कम होती है उसे अपन नाड़ी कहते हैं, ठीक है, जिसकी गहराई कम है उसको नाड़ी कहेंगे और जिसकी गहराई ज्यादा है वो टोबा कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने जल संरक्षण के लिए जो तकनीक है, कौन कौन सी परंपरागत जो पानी को बचाने के लिए, जल को सुरक्षित करने के लिए, उनके बारे में हमने समझा, उनकी जानकारी प्राप्त की। तो इस प्रकार से जो जल का पॉइंट है, यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो जहां मैंने आपको इंपोर्टेंट बताया है, वो बातें अंडरलाइन करने के लिए कहा है, वो बातें आप जरूर याद कीजिएगा। धन्यवाद।